आज मैं प्रिटी फेस हूँ इसलिए बुलाया जा रहा है मुझे कई जगहों पे, पर क्या मैं ये करने आई हूँ? आई एम क्लोज टू 3 decades इन दिस इंडस्ट्री। सबसे ज्यादा चैलेंज मराठी फिल्म इंडस्ट्री क्या फेस कर रही है? कुछ बहुत ही ऑब्वियस चैलेंजेस हैं कि आप दिघी की प्रोड्यूसर क्यों बनी? जिनके पास वो पावर है वो कर रहे हैं, मैं उनमें से एक हूँ। आपका क्या डिसीजन था कि मुझे ये कल्चर से जुड़े रहना है और मराठी फिल्में भी करूंगी और हिंदी भी करूंगी और बाकी भी करूंगी? मुझे नहीं पता हिंदी में इतनी रूटेड फिल्में एक्सेप्ट होंगी या नहीं होंगी। जिस दिन होंगी शायद मैं हिंदी भी बना लूं। से तिघी की बात ले लो, क्या ओटीटी का प्लान है? ऐसा नहीं है कि ओटीटी से हम बिजनेस नहीं करते, लेकिन हमें बुरा इस बात का लगता है कि ऐसी फिल्मों को जो एक अनइंटरप्टेड नजरिए से जो एक्सपीरियंस करना चाहिए वो नहीं हो पाता है। साउथ का ऑफर आया, आप क्यों गए? यहाँ तो अच्छा चल रहा था। अगर साउथ इतना इजीली मेरी जिंदगी में नहीं आता ना, तो शायद। Hi, my name is Neha Paintsey and you're watching this interview on Bollywood Hungama. Neha, welcome to Bollywood Hungama. So good to see you, and finally we are doing this. I'm really happy. Thank you for your time. Pleasure's all mine, Rohit. Right. You know, first I'm going to talk about the industry at large because, you know, people like yourself, you are trying hard, one, of course, to make movies in an industry that has its own challenges, which I don't think rest of the business world even understands. आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा चैलेंज मराठी फिल्म इंडस्ट्री क्या फेस कर रही है? कुछ बहुत ही ऑब्वियस चैलेंजेस हैं कि मराठी इज अ डायरेक्ट कंपटीशन विद अदर लैंग्वेजेस। मतलब सिर्फ हिंदी नहीं तो इंग्लिश भी है अब। इंग्लिश और बट मुझे लगता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब एक अच्छी फिल्म बनती है तो ऑडियंसेस उसे देखने भी जाती हैं। जी जरूर, डिस्ट्रैक्शन बहुत है हमारे पास, जो शायद साउथ के लैंग्वेजेस में नहीं होते हैं। वो बाहर के स्टेट के लैंग्वेजेस को आने ही नहीं देते, एंड आई लव देम फॉर दैट। बट because Maharashtra and Mumbai is also very cosmopolitan, and we are very welcoming, and as it should be, and we welcome that, but we also have faith कि भाई हमारे लैंग्वेज में जब मराठी में जब कोई बेहतरीन फिल्म बनती है तो लोग उसे देखने आते हैं। और मजे की बात यह है कि जब ऐसी अच्छी फिल्में बनती है तो हमें भी तो दूसरे लैंग्वेजेस के लोगों का फायदा मिलता है। बिल्कुल। तो जैसे मतलब अभी ये जो हमारी तीखी फिल्म है, मंशा तो ये थी कि भाई जो लैंग्वेज जो है फिल्म की या जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट बहुत यूनिवर्सल है। उसमें किसी लैंग्वेज का बैरियर तो है नहीं। तो मंशा थी कि बाहर तक पहुंचे और वो पहुंच रही है। जो नॉन महाराष्ट्रियंस हैं वो आके देख रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, बता रहे हैं मेरे कुछ इंडस्ट्री के ऐसे लोग हैं हिंदी के कि हम सालों साल अब टच में नहीं है, लेकिन अचानक से आ रही है नेहा ये क्या किया तूने। तो ये जब हो रहा है आज तो फायदा भी तो है उस बात का। बिल्कुल बिल्कुल। आप तिघी की प्रोड्यूसर क्यों बनी? आपको प्रोड्यूस क्यों करनी थी फिल्म? यार ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका। कि मुझे लगता है कि आप इंडस्ट्री में आ जाते हो, आपको जिस तरीके के काम मिलते हैं आप वो करते जाते हो और आप अपने लिए एक नाम बनाते हो। उसके बाद आपकी एक अलग स्ट्रगल शुरू होती है जहां पर आपके अंदर एक भूख आती है कि भाई मैं इसके आगे और भी कुछ कर सकती हूँ, लेकिन तब तक तो आप एक ढांचे में ढल चुके हो और आपको अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं रहे। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास वो एजेंसी है, मेरे पास वो पावर है कि मैं वो कर सकती हूँ खुद के लिए। आई एम श्योर ये कोई कुछ अलग नायाब मैंने किया नहीं है। बहुत लोग हैं अगर उनके पास वो पावर आएगी कर भी रहे, जिनके पास वो पावर है वो कर रहे हैं। मैं उनमें से एक हूँ और मुझे बहुत खुशनसीबी महसूस होती है इस बात की। यू नो, मैंने फिल्म देखी आपकी, बहुत ही रिलेटेबल स्टोरी है। एनीवन हु नोज महाराष्ट्र एंड स्पेशली पुणे एंड फैमिली इज लाइक दैट विल जस्ट बी लाइक ये इधर ये मेरे घर की स्टोरी है या ये मैं किसी को जानता हूँ या उसके घर की स्टोरी है। व्हाट वाज द मोस्ट रिलेटेबल थिंग फॉर यू आल्सो पर्सनली? क्या क्या वो काफी चीजें होगी, बहुत सारी। मतलब नंबर 1 तो कि इतनी इंटेंस 2 बहनों की कहानी तो मैंने आज तक करी नहीं है। तो मेरे लिए वो डायनामिक एक्सप्लोर करना बहुत इंटरेस्टिंग था। जो माँ का, मैं अपनी माँ के बहुत करीब हूँ, तो सिर्फ बहनों की नहीं तो माँ को लेकर भी जो डायनामिक है दोनों बहनों का, वो मेरे लिए इतना निजी है, मेरे लिए इतना पर्सनल है और यूनिवर्सल भी है। तो और मुझे लगता है कि उसका इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन बहुत कम हुआ है। बिल्कुल, बहुत कम।
तो जब मुझे पता चला आई वाज लाइक दिस हैज टू बी टोल्ड, इट वाज हम्म, एज सिंपल, कुछ बहुत कुछ ज्यादा हाँ सोचा नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ कभी कभी होता है ना कि कुछ चीजें आपके माध्यम से होनी होती है, ये इतना सहज था, हाँ मतलब फिल्मिंग भी इतना सहज हुआ, सब कुछ इतने सही तरीके से स्मूथ हुआ। 8 months we started, we prepped, we shot, we edited and we released. Released it. Amazing. 8 That's months. yeah, 8 months. You know, ये दोनों बहनें like you know क्या रैपो है और क्या इक्वेशन है, कितनी अलग है. Your character इतने challenges है, you know, mother who's ailing, sister के साथ जो relationship है up and down चलता रहता है, boss के साथ जो इक्वेशन है वो इसके अलग problems है. You know, for the audience that has not seen the film till now, tell us about the equation between these two sisters, and also casting भी ये दो इतनी important थी to pull off this sister also, who's sometimes most of the times very comes across as angry and frustrated also. So मैं आपकी बताई शुरुआत कैसे हुई. जीजी विशा को मैं जो डायरेक्टर हैं उन्हें मैं काफी सालों से जानती हूँ. निखिल महाजन के साथ वो काम करते आई हैं. हमारा वो ग्रुप ही है जहाँ पे हम अच्छी फिल्में देखते हैं, डिस्कस करते हैं, बात करते हैं. ये एक चलता आ रहा है हमारा. इससे पहले की भी जो मेरी फिल्म थी जून, जो इसी ग्रुप के साथ बनाई है मैंने, तो एक काफी सालों से एक रिश्ता रहा है हमारा. एंड जीजी रीच्ड आउट टू मी फॉर दिस फिल्म कि नेहा देखो एक कहानी है, सुनो, मजा आ रहा है तो करेंगे. तो मैंने सुना. जब तो 4 लाइनर्स थी, ज्यादा कुछ उसमें था नहीं, बट मैंने कहा ये मुझे प्लॉट अच्छा लगा है, इसे हम अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे, तो आई वुड लव टू कम ऑन बोर्ड एज अ प्रोड्यूसर. तब उसका ऐसा हुआ कि अच्छा ओके, लेट मी सी, यू नो, आप छोटे बहन, बड़ी बहन, क्या, कैसे, किधर, बिकॉज तब एक बिल्कुल ही 4 लाइनर थी कि स्टोरी अबाउट अ मदर, 2 sisters who are at conflict with each other. राइट. इतनी बेसिक रॉ आई थी मेरे पास, और एक फादर का एक एलिमेंट है जो एक खुलेगा. अभी कैसे एग्जैक्टली होगा हमें मालूम नहीं है, बट ये फादर इज समवेयर एट द सेंटर ऑफ ऑल ऑफ दिस. तो जब वो कहानी बनाते गई और वो मुझे बोली कि जीजी मुझे, नेहा मुझे तुम बड़ी बहन के किरदार में ज्यादा दिख रही हो, क्योंकि वो मुझे पर्सनली भी जानती हैं. तो जो माइंडसेट है, जो जिस तरीके का उस लड़की का जिंदगी को देखने का नजरिया है, अपने रिश्तों को देखने का जो नजरिया है, वो मुझे लगता है उसमें तुम बैठती हो, तो मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए सही रहेगा. तो मैंने कहा ठीक है. मैंने बोला फिर सोनाली और इसका कैसे करना है. तो जीजी और निखिल ने कहा कि हमारे दिमाग में सोनाली है. अभी सोनाली को मैं जानती हूँ, काम तो किया नहीं था साथ में, और दोस्ती भी ऐसी कोई गहरी नहीं थी, लेकिन मुझे पता था कि वो लड़की मतलब जो दिल में आए वो कहने वाली है, बिल्कुल मतलब ऐसी शार्प और हाजिर, जवाबी, मुंहफट ऐसी है. तो मैंने बोला ऊपरी तौर पे तो सही लग रहा है. मैंने बोला एनर्जी वाइज तो बिल्कुल सही लग रहा है. मतलब वही होता है ना कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो कहीं तो हम पर्सनल लाइफ का एक एक्सटेंशन है. करेक्ट. सारे के सारे हम वैसे नहीं है, बट कहीं तो कुछ तो चीजें हैं जो आपकी कोर की उठाई हुई हैं. तो सोनाली ऐसे आ गई ऑन बोर्ड कि हमें सोनाली लग रही है. मैंने बोला बहनें लगेंगी, बिल्कुल लगेंगे. मैंने बोला उसको दिखाने का काम हमारा है, हम कर लेंगे. वो हो गया. उसके बाद जब माँ की बात आई तो जीजी वॉज वेरी क्लियर कि नेहा मुझे भारती ताई दिख रही हैं इसमें. तो मैंने बोला अब हु एम आई टू क्वेश्चन भारती ताई, लेजेंडरी पर्सन, लेजेंडरी आर्टिस्ट. व्हाट अ परफॉर्मेंस. तो वो भी बहुत सहजता से होते गया. लाइक आई सेड ना, कभी कभी क्या होता है रोहित, हम बहुत कुछ करने जाते हैं, लेकिन कभी किसी आर्टिस्ट के डेट्स नहीं जमते, कभी कुछ होता नहीं है, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती कभी कभी किसी इंसान को ऑन बोर्ड लाने के लिए. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड किसी भी डिपार्टमेंट के साथ, फिर वो प्रोजेक्ट हमारे राइटर हो या फिर मिस्टर जोग हमारे मिलिंद जो सिनेमाटोग्राफर हो, सारे लोग बड़े ही प्यार से जुड़ते गए इस फिल्म के साथ. तो कुछ तो कॉस्मिक था इसमें. करेक्ट. यू नो राइटिंग का जो डिटेल है इतना जबरदस्त है. यू नो एक सीन है जहाँ पे आप दोनों बहनें घर के बाहर हो और कुछ बच्चे क्रैकर्स जला रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, आप दोनों उनको डांटते हो. यू नो दीज आर थिंग्स दैट एवरीवन लिविंग अराउंड है विल बी लाइक ये तो मेरे घर के बाहर होता है. जब आपका कैरेक्टर, आप मैसेज करते हो अपनी बहन को कॉल अर्जेंटली, एंड वो टाइम कुछ जबरदस्त हुआ एंड यू वांटेड टू कॉल, एंड देन द फाइट दैट यू ऑल हैव बिकॉज शी डिडंट कॉल यू, एंड शी आल्सो हैज अ जस्टिफिकेशन नहीं करना है कॉल. यू नो तुम्हारा अर्जेंट है, तुम्हारा अर्जेंट. दीस आर एक्सट्रीम. यू नो ये सब राइटिंग में था या ये सब काफी सेट पे आया या आपके डायरेक्टर के? नहीं, बिल्कुल सब बाउंड स्क्रिप्ट था. एक लफ्ज यहाँ से वहां करने की हमें इजाजत नहीं थी.
everything was absolutely prepared. Of course, story भी original story जो है वो जीजी विशा की ही है, उसकी story और उसने direct की हुई है. लेकिन screen play निखिल ने करी है. निखिल महाजन, of course आप you know he is master of every department. तो हर department में उनका एक हाथ रहता है. You know, he is like the driving force of everything. But everything जीजी हो, हर किसी ने अपना काम सेट पर जाने से पहले कुछ सेट पे कुछ नहीं हुआ था. यहाँ तक कि हमें हमारे कैरेक्टर्स को कैसे अप्रोच करना है, हमारी वर्कशॉप्स पहले हो चुके थे. हमें मालूम था हमारे कॉम्प्लेक्सिटीज को हमें कैसे रीच करना है, हमारे लेयर्स क्या हैं, हमें सब कुछ मालूम था. हम सेट पे जाके बस एक्शन और कट के बीच में सीरियस थे, बाकी तो पीछे हम हंगामा कर रहे थे. वाह. You know, वर्कशॉप्स में क्या होता है एग्जैक्टली? मैं अपनी निजी जिंदगी में, मेरी एक बहन है, अपनी निजी जिंदगी में मैं छोटी हूँ. ओके. और बड़ी है, और इस फिल्म में मुझे बड़ी बहन का कैरेक्टर प्ले करना है. तो सबसे पहले तो मुझे बड़ी बहन का होना क्या होता है ये ढूंढना पड़ा, क्योंकि नहीं ढूंढना मैंने आज तक कभी, जरूरत नहीं पड़ी. तो एक होता है कि बड़ी बहन आप जो है बाय बर्थ हो जाते हो, आपको चुनते नहीं हो. एक माँ चुनती है कि उसे बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन बहन एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि मैं बन जाती है. बहन या भाई जो भी है वो बड़ा हो जाता है, वो चूज कुछ नहीं कर रहा है. सो बाय बर्थ एक चीज होना और इनहेरेंटली बड़ा बहन या बड़ा भाई होना, उसे उस नाते को, उस रिश्ते को, उसकी सीरियसनेस से जीना इज अ इंडिविजुअल चॉइस. बड़ी बहन तो मैं हो गई हूँ, लेकिन क्या मुझे वो जिम्मेदारी उठानी है? Correct. ये एक बहुत इंडिविजुअल जर्नी है, पर्सनल चॉइस. और वो मुझे कहीं तो ढूंढना था, क्योंकि मेरे घर में मैं छोटी होके बड़ी बहन का काम मुझे करना पड़ा. एंड अगेन नो वन आस्क्ड मी टू. क्या होता है, बचपन से काम कर रही हूँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जल्दी मिल गया. मुझे ऐसा लगता था कि ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मुझे अपने फैमिली के साथ शेयर करना है. अपने फैमिली के लिए 2-4 चीजें अगर मैं कर पा रही हूँ तो ये एजेंसी मुझे मिल गई. मैंने चुनी नहीं ये एजेंसी. अब इस एजेंसी के साथ अगर मैं बड़ी होती तो एक नेचुरल अपनी थिंकिंग क्या होती है, जो एक सोसाइटल थिंकिंग होती है कि बड़ी है तो बड़ी का तो करना ही है. मुझे वैसा कोई सोसाइटल प्रेशर था नहीं मेरे ऊपर, लेकिन ये मैंने उठा लिया कि मुझे मेरे फैमिली को बड़ा करना है. तो इसलिए मेरे लिए ये थोड़ा समझ पाना कि बड़ी बहन होना और निभाना कि जो एक डिफरेंस है वो मुझे ढूंढना पड़ा. वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग. या नहीं, दैट्स व्हाई इट डज कम अक्रॉस. आपको अभी इतने लोग आपने बताया मैसेज कर रहे हैं फिल्म देखने के बाद, क्या कुछ कह रहे हैं, क्या रिलेटेबिलिटी फैक्टर है जो लोगों को पसंद आ रहा है, क्या क्या कहा है? एक तो लोग कह रहे हैं कि लग ही नहीं रहा कि कोई एक्टिंग कर रहा है, लग ही नहीं रहा कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं. ऐसे लग रहा है कि हम किसी के घर में दूरबीन लगा के बैठे हैं. बिल्कुल, इट इज. और ये कॉमन मिला हुआ है. बिल्कुल ही कॉमन. कि ऐसे लग रहा है कि या फिर हर घर की स्टोरी. हाँ, जैसे मराठी में कहते हैं कि त्या घरातली आम्ही चौथी भिंत आहोत. वी आर द फोर्थ वॉल ऑफ द हाउस. तो ये कॉम्प्लीमेंट मिल पाना कितनी बड़ी बात है. और ऑफ कोर्स मतलब उसके अंदर तो ये सारी चीजें आई कि हर इंसान अपने जिंदगी के एक्सपीरियंस के हिसाब से अलग अलग कैरेक्टर से जुड़ रहा है. कोई छोटी से जुड़ रहा है, कोई बड़ी से जुड़ रहा है, कोई माँ के जर्नी से जुड़ रहा है कि नहीं मेरे घर में भी एक एलिंग मदर है और मैं उसका ख्याल रखती हूँ. तो हर किसी के पास इस फिल्म से जुड़ने के लिए कम से कम 2 रीजंस हैं. और आई थिंक एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात जो बहुत लोगों ने मुझे ये बताई कि कोई फिल्में ऐसी होती हैं कि जिनको देखकर आप भारी हो जाते हो. कोई फिल्में ऐसी होती हैं जो कैथारसिस लेवल पे आपको रुलाती है और आपके अंदर की कोई एक उलझन को सुलझा देती है, कुछ रियलाइज कराती है, आपको हल्का करती है. ये फिल्म आपको रुला तो रही है, मैं मना तो नहीं करूंगी, लेकिन अगर रोने के बाद आप हल्का महसूस कर रहे हो, अगर रोने के बाद आपको लगता है कि मुझे मेरी माँ या मेरी बहन या जिसके साथ मेरे जो करीब दोस्त हो, अगर एक रिश्ता उलझ गया हो और मुझे फोन करने का मन कर रहा है कि यार मैंने बहुत कमाल की फिल्म देखी और मुझे तुझे रीच आउट करने का मन किया. अगर ये हो पा रहा है एक फिल्म की वजह से, तो और क्या चाहिए. दैट इज अ बिग अचीवमेंट दैट
to pick up the phone, call your sister, call your brother, call It your could be mother. a friend It for could all be a you friend, care. right. Basically, this film is talking about strained relationships Hmm. and how under circumstances you keep the strained part Hmm. aside Hmm. and stand for your people. Right. हाँ. एंड इफ दैट कैन हैपन, कितनी सारी दोस्तियां ऐसे Yeah, है यार कि yeah. वक्त के साथ अलग हो जाती हैं, लेकिन Correct. वो जब आपकी दोस्ती अच्छी होती है तो उसके हम्म, मेमोरीज इतने स्ट्रांग बिल्कुल, होते हैं हाँ। और आप मिस भी करते हो, लेकिन कहीं तो ईगो के चक्कर में आप रीच आउट नहीं Reach out करते हो। नहीं करते हो, right. तो मेरे पास ऐसे भी फोन आए हैं यार कि मैंने रैंडमली एक वॉइस नोट डाला है अपने फ्रेंड को कि मुझे तेरा सुनना नहीं है, मुझे पता है मुझे गालियां मिलेंगी, लेकिन मैंने ये बोलना फिल्म है। देखी है और मुझे तुझे रीच आउट करने का मन किया है, तू भी ये फिल्म देख ले, तेरा भी मन किया तो रीच आउट कर, आई एम रेडी। That's love. That's a big achievement. Yeah. You know, और भी काफी relatability. You know, एक छोटा डॉग है, हाँ जो कि ये मुझे अपनी छोटी बेटी को डॉग देना है, तो थोड़े दिन आप रख लो डॉग। और सब डिसाइड कर रहे हैं यार मम्मी को डॉग पसंद नहीं है, इसको डॉग पसंद नहीं है। हाँ ये सब स्क्रिप्ट में था कि ये सब एब्सोल्युटली सब कुछ, मतलब ओरिजिनल में नहीं था ये, हाँ। आई थिंक निखिल की एडिशन थी। एडिशन थी। हाँ कड़कनाथ जो कुत्ता है उसके हाँ, अंदर, हाँ। उसको लाना उसके वजह से घर में एक बॉन्ड, उसके घर में Yeah. उसके आने की वजह से ये तीनों कैरेक्टर्स जुड़ते हैं एक दूसरे से, इट्स हम्म। ऑलमोस्ट लाइक अ फोर्थ Yeah, कैरेक्टर, it is. Yeah. सो दैट इज निखिल्स ब्रेन। Right, you know, starting में the mother is not really okay with the dog, but एक फिर सीन है जब वो मम्मी बेड पे है लेकिन इस छोटे से पपी को के साथ खेल रही है, that you know these are हाउ कैन यू नॉट लाइक अ पपी यार, हाउ कैन यू नॉट, Yeah. मतलब जो वही ब्यूटी है ना कि हाँ। जिस चीज, मतलब पपी इतना हार्मलेस होता है, बड़ा कुत्ता फिर भी आप थोड़ा डर जाओ, डरोगे, हाँ। लेकिन जिस प्योरिटी से एक पपी आपको प्यार करता है कि हम्म। आप उसको धिक्कार भी दो तो वो 2 हाँ। सेकंड में फिर से वापस आएगा, Right. ये जो अनकंडीशनल Love, yeah. लव जो आपको एक पपी दे जाता है, बिल्कुल। उसमें कितना सीखने को मिलता है और उसी की वजह से तो बॉन्डिंग होती है। बिल्कुल। You know, आपका क्या प्लान है? आप मराठी फिल्में ऑन एंड ऑफ करते रहोगे, प्रोड्यूस करते रहोगे? क्योंकि प्रोडक्शन का सबसे बड़ा चैलेंज क्या आप फेस करते हो? मुझे लगता है प्रोडक्शन का ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, बिकॉज आई हैव अ वेरी साउंड बोर्ड, कोकलिको फिल्म्स व्हिच इज निखिल, Yeah. सुरुद, स्वप्निल एंड ऑल दीस पीपल। Hmm. हमारी सोच एक जैसी है, इन द सेंस कि किस टाइप के स्टोरी टेलिंग से जुड़ना है, इसमें हम एक मत है हमारा, इसमें कोई दुमत नहीं है कि हमें लगता है, एक को लगता है कि कमर्शियल हार्डकोर कमर्शियल करना है, नहीं, वी आर वेरी क्लियर दैट वी वांट टू बी पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग जो आइदर एक कथारसिस हो देखने वाले के लिए, या फिर देखने वाला उसमें से कुछ तो लेकर जाए। So since we are very clear about that and we know that such films are difficult to find their audiences, Right. we are very clear that we are going to make these films in a very Tight budget. well thought budget. Hmm. No indulgence is there. No wasting money. No wasting money, no indulgence. Whatever money is being put on the film has to be visible on the screen. Nice. हाँ. कोई किसी के चोचले नहीं है, किसी को पर्सनल मेकअप हेयर कुछ नहीं मिल रहा है, किसी को कोई प्रिविलेजेस नहीं है सेट पे, Wow. That's बिकॉज बहुत क्लियर है इंटेंशन कि वी आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स बीइंग अ पार्ट ऑफ अ मेमोरेबल फिल्म। तिघी आज और तिघी हमेशा के लिए एक अच्छे फिल्म के नजर से देखी जाए। अभी इस कोहट में जो सारी फिल्में हैं, गोदावरी है, पुणे 52 है, या हमारी जो जून है, या अब तिघी है, ये सारे फिल्मों का एक ही कॉमन धागा है कि देखने के बाद पीपल शुड टेक द फिल्म विद देमसेल्व्स बैक होम। Wow. That's incredible. You all manage that. That is very good that you all are on the same page. But आप में से कोई एक ऐसा नहीं है कि अभी नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए कुछ कमर्शियल तो करना पड़ेगा? नहीं, ये भी कमर्शियल ही है ना। See the problem is जो देख रहे हैं वो तो पसंद कर ही रहे हैं। अभी आप अगर देखें तो हर साल, मतलब क्योंकि हमारी फिल्में हर 2-2 साल के बाद सामने आ रही हैं, ये जो सो कॉल्ड नीश लोग हैं जो ऐसी लोगों को, ऐसी फिल्मों को पसंद कर रहे हैं, उनका बढ़ते जा रहा है, ऑडियंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब लोग वर्ल्ड सिनेमा भी देख रहे हैं। हाँ, जितना देखना चाहिए उतना नहीं देख रहे हैं, लेकिन मैं ऑडियंसेस से ये कहना चाहूंगी कि आप जरूर एंटरटेनमेंट और पॉपकॉर्न फिल्में देखें, मैं खुद पसंद करती हूँ, आप जरूर देखें, देखना भी चाहिए, क्योंकि आपके निजी जिंदगी में क्या टेंशन है उसको रिलीव करने के लिए, लेकिन आपके निजी जिंदगी में ऐसे कुछ उलझे हुए रिश्ते भी हैं, उनको सुलझाने के लिए कभी कभी आपको ना ठहराव लगता है, और ठहराव ऐसी चीज है ना कि वो बैठना पड़ता है, और सबसे डिफिकल्ट चीज होती है वो। तो वो जब आप टिकट निकाल के खुद के पैसे, जब आप खुद को कंपल्सिवली बिठाते हो ना, वो थेरेपी वाली बात हो जाती है कि आप पैसे दिए तो थेरेपी तो करके आऊंगी मैं। तो वैसी ही बात ये ऐसी फिल्मों की है
कि आपको जाना है, आपको वो ठहराव खुद के लिए लाना है, क्योंकि आप ऐसी फिल्में देखकर आपकी जिंदगी की जो उलझने हैं उसको आप सोचेंगे ही। इमीडिएट एक्शन लेंगे नहीं लेंगे वो आप एज अ पर्सन आप कहाँ पर हो उस पर डिपेंड होगा। लेकिन ये ऐसी फिल्में किसी थेरेपी से कम नहीं है। तो मैं कह रही हूँ अगर आप साल में 10 फिल्म जाकर थिएटर्स में देख रहे हो तो 2 ऐसी फिल्में भी देख लो, क्योंकि ऐसे करते करते ही धीरे धीरे हर साल ऐसा होता जाएगा कि इस साल अगर आपने 2 देखी हैं, अगले साल आप 3 देखोगे, अगले साल आप 4 देखोगे। और ऐसे भी कितने लोग हैं तीघी के साथ जो जुड़े हुए हैं कि पहले तो मैं अकेली गई थी, फिर मैं अपनी माँ और बहन को लेकर गई, फिर मैं अपने दोस्त को लेकर चली गई। तो ये जो नीश लोग हैं, मैं नीश नहीं बोलना चाहती, जो अच्छे फिल्मों को सराहते हैं, जी जी जी, ये इनका क्या होता है ना, मैंने कुछ अच्छा देखा है ना, यार मैं रोहित को भी लेके जाऊंगा, यार मैं इसको भी लेके जाऊंगा, यार मैं उसको, ये सिर्फ खुद के तब पॉपकॉर्न फिल्में नहीं होती है कि एंटरटेन करके निकल जाएंगे। तो ये इनका जो एक ग्रुप है ना, ये बढ़ाते जाते हैं। आज आदित्य कृपलानी जैसे लोग हैं जिनका है कि भाई मैंने एक अच्छी फिल्में दी है, मैं फ्री के 10 टिकट दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अच्छी फिल्में लोगों तक पहुंचे। तो ये क्वालिटी है ऐसे लोगों की। नाइस। यू नो, ओटीटी के साथ आपका क्या डिस्कशन इजी होता है अगर फिल्म वेल रिसीव्ड है? से तिघी की बात ले लो, क्या ओटीटी का प्लान है? क्योंकि आधी यू नो जिससे भी बात करो सब बोलते हैं मैं जब ये ओटीटी पे आएगी तब देखूंगा। कन्वीनियंट आंसर है और मैं समझती हूँ, क्योंकि जस्ट बिकॉज आई एम फ्रॉम द इंडस्ट्री मैं ये नहीं कहूंगी कि फिल्मों थिएटर्स में जाके देखो। यस ऑफ कोर्स इट्स इम्पोर्टेंट फॉर आवर बिजनेस एंड यू मस्ट, बट हैविंग सेड दैट आप कोशिश करें, लेकिन ऑफ कोर्स आपकी निजी जिंदगी में अगर आप नहीं कर पाए तो OTT is the second way to reconnect. Right. And ऐसा नहीं है कि OTT से हम बिजनेस नहीं करते, लेकिन हमें बुरा इस बात का लगता है कि ऐसी फिल्मों को जो एक अनइंटरप्टेड नजरिए से जो एक्सपीरियंस करना चाहिए वो नहीं हो पाता है। क्योंकि फिर क्या होता है, अरे कोई बेल पे आ गया, अरे फोन ही बज गया, कुछ हो गया। तो ऐसा नहीं है कि OTT से एज ए प्रोड्यूसर हमें बिजनेस नहीं मिलता है, बट वही है ना, कि बात इंटेंशन की। हम चाहते हैं कि आप किसी और चीज के बारे में ना सोचो। अभी मेरी फिल्म 90 मिनट्स की है, 90 मिनट्स तो दे सकते हो ना यार। नहीं मेरी फिल्म 3.5 घंटे की, 90 मिनट्स तो दे दो यार। बिल्कुल बिल्कुल। तो OTT से आप तो कहाँ देखेंगे? कुछ बात हुई है आपकी OTT? चल रही है बात, बिल्कुल। बट इजी है डिस्कशंस करना क्योंकि फिल्म वेल रिसीव्ड है, आप लोगों का नाम है। ऑब्वियसली, मतलब अगर आपकी फिल्म वेल रिसीव्ड है तो people are very curious to have you on their platform. So definitely it's a good place to be. Nice, and I mean again, right, blessed. Right. You know, you have worked across industries. ये प्लान था या एक एक फिल्म आती गई और आप काम करते गए? मराठी नहीं, जितना भी आपने काम किया है अक्रॉस इंडस्ट्रीज, आप अगर आपको कोई तेलुगु से ऑफर आए, तमिल से ऑफर आए, ये प्लानिंग से होता है या ये आप करना चाहते हो पूरे इंडिया में काम, हिंदी में आगे जाके जस्ट OTT वेब सीरीज में, या एक यू विल टेक इट वन फिल्म एट अ टाइम? नो, I wish I had that attitude. I'll be very honest, Rohit. I'm close to 3 decades in this industry. Okay. जब मैं आई यहाँ पर तब कुछ ज़्यादा खास अवेयरनेस नहीं थी। ओके, बस एक तो मैं टेलीविज़न से आई हूँ। ओके, तो टेलीविज़न में ऐसा होता है कि चलो आप काम, आपको ऑफर मिला, आप काम कर रहे हो, इतना सिंपल था। क्योंकि एक तो क्या होता था, जब मैं आई थी, आई एम टॉकिंग व्हाट 29-30 इयर्स बैक, तब तो चाइल्ड आर्टिस्ट भी ज्यादा नहीं हुआ करते थे। तो मतलब कंपटीशन ही नहीं थी, वही 4 बच्चे सब जगह कास्ट हो रहे हैं। सो इट वाज अ ग्रेट स्पेस टू बी। तो मतलब ऐसा नहीं था कि भाई आप सोचेंगे कि इसके साथ जुड़ना है नहीं जुड़ना है। दूसरी बात यह है कि कोई गॉडफादर नहीं था वहां पे। मुझे लगता है कहीं पे तो मैं डिरेल हो गई, क्योंकि ठीक है चलो एज अ डिरेल हो गई, लाइक जब आप बहुत जब स्टार्ट किया था? नहीं, आई थिंक टेलीविजन में जब तक मैं थी, I think I have done some really quality work as a child artist. Okay. Because मैंने हसरते जैसी एक फेमस सीरियल करी है, दुनियाए रंगीन, जय मेहता, ये सारे लोगों के साथ, बालाजी के साथ मैंने काम की, जो उस वक्त के बड़े पायोनियर और अच्छा काम, तब डेली सोप का नहीं थी, तो आप हफ्ते में एक एपिसोड लेकर आ रहे हो, तो बड़ा क्वालिटी काम होता था। तो तब एक्चुअली ये थॉट प्रोसेस नहीं था। अब ये जब डेली सोप्स और ये सारी चीजें जब शुरू हुई, तब मैं साउथ में चली गई। मैं वहां फिल्में करती गई। ओके, लेकिन टेलीविजन को नेविगेट करने के लिए
मुझे दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा। मुझे दिमाग लगाना पड़ा जब मैं साउथ और मैं हिंदी में तब ट्राई करने की कोशिश कर रही थी। मेरे पास ना गॉडफादर था, मेरे पास ना साउंड बोर्ड था कि आपको किन लोगों से जुड़ना है, किन लोगों से मिलना है, किन लोगों हाउ यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट चूजिंग योर प्रोजेक्ट्स। मैं उसी एटीट्यूड से चल रही थी कि आया, अच्छे लोग हैं, कर लो काम। आई थिंक उस वक्त अगर मुझे ये गाइडेंस मिलती जो मुझे 2019 में निखिल महाजन की वजह से मिली कि मैं बड़ी परेशान चल रही थी अपने करियर को लेकर कि यार मैं बिल्कुल ये काम तो बहुत था, बट वही प्रिटी फेस और ग्लैमर के आगे कोई देख ही नहीं रहा था और कॉमेडी के आगे कोई देख ही नहीं रहा था। और मैंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट ऑलरेडी अपना रेंज एस्टेब्लिश कर दिया था। तो मैंने कहा क्यों लोग मुझे इसके आगे देख नहीं पा रहे, बट जिम्मेदार मैं ही थी क्योंकि मैंने नहीं अपना दिमाग लगाया। नहीं मैं गई 4 लोगों के पास पूछने के लिए कि भाई मैं एक जैसा ही काम कर रही हूँ, मुझे कुछ अलग भी करना चाहिए ना, मैं हूँ भी इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की। तो ये सारी चीजें आई, चैलेंजेस आई और उसकी वजह से कुछ गलत डिसीजंस लिए मैंने और फंस गई कॉमेडी और ग्लैमर के इसमें ही। कुछ रीजंस ऐसे भी थे कि घर के हालात भी थे, तो मेरे पास वो ये नहीं था कि नहीं काम करती मैं मेरे माँ बाप है ना, मुझे था कि नहीं मुझे काम करना है, मुझे कुछ जिम्मेदारियां उठानी है, किसी ने सर पे लादी नहीं थी, मैंने खुद ले ली थी वो जिम्मेदारियां। तो वो भी एक रीजन था, बट आई डोंट ब्लेम एनीवन फॉर दैट, आई डोंट ब्लेम एनीवन फॉर आइदर ऑफ इट। 2019 2018 व्हेन आई एम लाइक मैंने अब काफी पैसे कमा लिए, अब मैं स्लो डाउन हो सकती हूँ और अब मुझे रिकैलिब्रेट करना ही होगा वरना मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे एक और ग्लैमरस लड़की, एक और कॉमेडी काम नहीं करना है। निखिल ने बोला क्या तू 4 साल बिना काम के रुक सकती है? मैं मर गई हूँ सुन के। मैंने बोला जो लड़की उठ के रोज काम पे जा रही है 4 साल, और रोहित मुझे खुद को ढूंढना पड़ा उसमें। मैं इतनी आइडेंटिटी क्राइसिस आ गई मुझे कि काम के आगे मैं क्या हूँ, काम के आगे मैं कौन हूँ। तो बहुत इनवर्ट जाना पड़ा मुझे 19 to 23, बहुत इनवर्ट जाना पड़ा मुझे कि मैं काम के आगे मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूँ, नेहा पेंट से क्या है। वो भी हुआ, मैंने अपने आप को बिल्कुल घर में रख लिया था कि नहीं मुझे काम करना, जब तक मुझे मनचाहा काम नहीं मिला। वो तो खैर आ ही नहीं रहा था क्योंकि लोग मुझे उसके आगे देख ही नहीं रहे थे। उसके बाद वो आया कि भाई अब मुझे खुद के लिए कुछ करना पड़ेगा। एंड थैंकफुली माय हस्बैंड वाज लाइक नेहा 4 साल हो गए हैं, घर संसार को काफी टाइम दे दिया है, अब कर लो कुछ। राइट। आप साउथ क्यों गए? जब शुरू में आप फर्स्ट साउथ का ऑफर आया, आप क्यों गए? यहाँ तो अच्छा चल रहा था, यू वर अ नेम, यू वर अ फेस, रेगुलर काम था। नहीं, क्या हुआ, मैं जब साउथ में गई तब मैं हिंदी में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट ही कर रही थी। मैं एज एन अडल्ट मेरा कुछ काम हिंदी में आया ही नहीं था। आई वॉज ऑल ऑफ 18 when I got asked for South Indian film. It was not decided at all. मैं अब साउथ में जाएंगे ऐसा कुछ सोचा नहीं था। तब तो साउथ में इतना होता भी था ना, अगेन वी आर टॉकिंग व्हाट 20 years back. तो हाँ कुछ लड़कियां गई हैं, ये लेवल पे चल रहा है, लेकिन पता नहीं यार यहाँ पे तो इंडस्ट्री ऐसी, ऊपर से आप साउथ में जा रहे हो जिसमें आपको आप किसी को भी नहीं जानते हो, तो ये तो मतलब इट वाज लाइक अ बिग रेड फ्लैग। तो बट दिस ऑफर जस्ट केम बाय एंड आई हैड सम रियली गुड पीपल कि जो मुझे सही लोगों के साथ उधर मिलवा रहे थे। एंड ऑफ कोर्स इट वाज डिफिकल्ट बिकॉज लैंग्वेज बैरियर था, आप बिल्कुल ही अनजान लोगों के बीच में आके काम कर रहे हैं, बट वो सहजता में होते चला गया, जिसके वजह से मुझे कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आया कि मुझे हिंदी में भी कुछ करना चाहिए। अगर साउथ इतना इजीली मेरी जिंदगी में नहीं आता ना, तो शायद इतनी बड़ी सोच रखने से पहले मैं सोचते। राइट। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यू नो, अगर ये चीज बहुत लॉट ऑफ एक्टर्स गो थ्रू कि फिल्म मेकर्स लुक्स के बियॉन्ड देखते ही नहीं है, बॉडी है, गाइज गर्ल्स डजंट मैटर। वो डिसीजन लेना कि अब से मैं नहीं साइन करूंगी जस्ट अबाउट इफ इट्स जस्ट अबाउट माय लुक्स और अ डांस और समथिंग लाइक दैट, वो डिसीजन कितना टफ है कि जस्ट जो भी घर आ रहा है उसको बोलना नहीं, मैं नहीं करूँ। आई विल टेल यू, एक फेज था मेरी जिंदगी में जब पॉपुलैरिटी, आई वाज एट द पीक ऑफ माय पॉपुलैरिटी, आई लुक्ड ग्रेट, आई स्टिल लुक गुड, बट आई वाज यंगर। ओके, इवेंट्स आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल, आप लेफ्ट राइट सेंटर इवेंट्स कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो आप फाइनेंशियली बड़े सिक्योर चल रहे हो। ओके,
एंड देन केम अ पॉइंट वेयर क्या मैं सिर्फ ये करने के लिए इंडस्ट्री में आई हूँ, क्या मैं सिर्फ अपीयरेंसेस के लिए इंडस्ट्री में आई हूँ, वेयर एम आई गोइंग एज एन आर्टिस्ट। ठीक है, आज मैं प्रिटी फेस हूँ इसलिए बुलाया बुलाया जा रहा है मुझे कई जगहों पे, ठीक ठाक बोल लेती हूँ इसलिए बुलाया जा रहा है, बट क्या मैं ये करने आई हूँ? वो जब चीज आपको खलने लगती है, आप यकीन नहीं मानोगे, एक पॉइंट ऐसा आ गया था, बिकॉज डूइंग इवेंट्स इज गुड मनी, लेट्स नॉट टेक अवे दैट फैक्ट। और ये भी कहते हैं काम को मना नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, बट आई वाज डूइंग ऑल, मतलब जैसे कि जो आपकी रिस्पेक्टेबल इवेंट्स जो होते हैं मैं वही कर रही थी। हाँ, मैं सब कुछ नहीं कर रही थी, जो आपके रिस्पेक्टेबल जो होते हैं मैं वही कर रही थी, बट आई वाज लाइक आप हाँ बोल रहे हो बिकॉज ओके दैट्स अ ग्रेट वे टू सस्टेन योरसेल्फ। मैं बीमार पड़ने लगी थी एक पॉइंट पे, वो इतना मुझे खल रहा था, मैंने बोला मैं बीमार होके तो ये सब नहीं करूंगी। That is when that tough phase came and I was like मुझे नहीं करना। Right, you know the difference is आजकल मैं काफी यंग एक्टर्स से भी मिलता हूँ क्योंकि मैं इंटरव्यूज करता रहता हूँ, ये रियलाइजेशन एक्टर्स को बहुत जल्दी आ रहा है, लिटरली एक फिल्म के बाद आ रहा है, एंड कि यार ये तो मुझे खाली यूज कर रहे हैं, खाली यू नो एक यंग प्रिटी गर्ल चाहिए, मुझे ये रोल करना ही नहीं है। व्हेन यू टॉक टू पीपल, डू यू थिंक ये जनरेशन को ये रियलाइजेशन बहुत जल्दी आ रहा है? Is it good? ये नहीं, इसके पहले वाली जनरेशन को भी okay. बहुत, मतलब आई थिंक जो हमारी 80s वाली जनरेशन है, मतलब आई एम 84 बॉर्न, करेक्ट, तो जो हमारी 80s वाली जनरेशन है उनको तो हम तो बिल्कुल ही गुमराह चल रहे थे, तब आई थिंक नहीं ब्लाइंड खेल रहे थे, और तब मुझे लगता है ये कॉन्वर्सेशन नहीं होती थी। ये जेन्युइनली ये कॉन्वर्सेशन अभी पिछले 10-12 सालों से हो रही है। ये सब आप लोग सब फर्स्ट मूवर्स थे, राइट? अब तो देयर इज नो वन टू लुक अप टू। हाँ, और ना ही मतलब ऐसा भेदभाव था कि आपको इन लोगों के साथ दिखना है, आपको ऐसे प्रोजेक्ट से ही जुड़ना है। ये जो पोजीशनिंग वाली टॉक्स जो हैं, ये अब भी हाल ही की टॉक्स हैं। बिल्कुल, हाँ। तो तब तक हम तो खेल चुके थे अपना खेल। बिल्कुल बिल्कुल। तो यू नो लाइक से कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में भी इतनी बात होती है कि जेनजी ये नहीं करना चाहता है, जेनजी वो नहीं करना चाहता है। एक्टर्स में जब मैं मिलता हूँ जेनजी से ही, वो भी उनका भी यही है कि अगर आई बिलीव इन इट, आई डू इट, चाहे छोटी फिल्मों में पैसा हो, इट डजंट मैटर। इज इट द राइट वे दे आर टेकिंग दिस? यस, मतलब देखिए एक्सट्रीमिज्म किसी भी चीज में सही नहीं बिल्कुल, है। हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है सॉरी कि ये जो जनरेशन है बड़ी स्मार्ट है, ये वेल रेड है। देखो आज क्या है, सोशल मीडिया का जमाना भी है, सब देख तो आप देख रहे हो कि फॉर एग्जांपल एक किसी आर्टिस्ट की आप जर्नी देख रहे हो कि उसने एक कमर्शियल की है, तुरंत उसने एक कोई बहुत ही एक्टिंग चॉप्स दिखाने वाली कोई एक, तो ये बैलेंस लोग बहुत सहजता से आप देख पा रहे हैं, इट्स आउट इन दी ओपन। तो आप देख कर ही 10 चीजें समझ रहे हो। आपको भले आज गाइडेंस ना हो, लेकिन आपके सामने मैनुअल बुक कई लोगों का है। मतलब आप अगर एक एक्टर को पसंद करते हो तो आप उसके जर्नी में डीप डाइव करते हो कि ये एक्टर अभी 10 साल में इतना कैसे बड़ा हो गया, उसके चॉइसेस क्या थे, ये तब भी कहाँ था बराबर। मतलब मेरी जनरेशन क्या है, मेरी जनरेशन गोविंदा वाली जनरेशन है, मेरी जनरेशन सलमान खान की जनरेशन है, वो तो कर ही रहे थे ये सब। बिल्कुल, आज भी कर रहे हैं, बराबर। डू यू थिंक टेस्ट भी चेंज हुई है लोगों की? क्योंकि जो गोविंदा सलमान कर रहे थे आज कई जगह एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। होनी भी चाहिए ना, मतलब हर जमाने का अपना एक फ्लेवर है, हर जमाने की अपनी एक इंटेलेक्ट है, और उसके सब जमाने जो कहते हैं कि जमाने के साथ चलना है, वो चलना बहुत जरूरी है। जो नहीं चल पा रहे वो है मुश्किल में आज। बिल्कुल बिल्कुल। बट डू यू सी दिस एज अ चैलेंज? लाइक से आप बड़े से बड़े एक्टर को ले लो, आमिर खान को भी ले लो, एंड शाहरुख खान को भी ले लो, दे आर टेकिंग सो लॉन्ग टू साइन अ स्क्रिप्ट बिकॉज दे डोंट नो वेयर टू पोजिशन देमसेल्व्स। आई मे बी रॉन्ग, बट they are not signing much, they are not doing much. Is it also because they don't know where to place themselves? नहीं, मुझे नहीं लगता they don't know where to place themselves. I think the better way to look at it is कि एक certain stage के बाद you have to be very very mindful. जरूरी नहीं है कि आप साल में 4 फिल्में करो। देखो ये हर आर्टिस्ट जब अपने 20s में होता है या अर्ली 30s में होता है, लेफ्ट राइट सेंटर अच्छी फिल्में साइन करता है, क्योंकि वो एक बड़े जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। वो खुद जवान होता है, वो एक यंगर के साथ भी जुड़ता है, वो एक ओल्डर जनरेशन के साथ भी जुड़ रहा है। ओके, सो दे हैव अ वाइडर ऑडियंस टू केटर टू बिकॉज ऑफ देयर एज। But when they come of a certain age and they try to cater to another audience, that's a problem. Right.
so you better slow down for your people to see you in a certain good light. It's important to slow down. वही तो है ना, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, हर एक्टर के साथ हो रहा है कि आप इतने एक उस इंजन में फंस जाते हो कि ये फिल्म वो फिल्म, इसकी प्रमोशन उसकी प्रमोशन, इसके बाद ये इसके बाद ये। जब स्लो डाउन, आपको आप कौन हो भाई? मैं कौन हूँ? ये सब में मैं कौन हूँ? जब मुझे फुर्सत का समय मिलता है, क्या मैंने खुद को रीडिंग की आदत डलवाई है? क्या मैंने सिर्फ इंटरनेशनल फिल्म, दूसरों के कामों को भी तो अप्रिशिएट करो। मतलब माय पॉइंट इज, बाय द टाइम यू रीच दैट एज, आपका जो एक गड़ा होता है, मतलब आपका जो एक वेसल होता है, वो एम्प्टी हो चुका है। बिल्कुल। तो उसको भरना भी तो जरूरी है। तो उसके लिए वक्त देना जरूरी है। और वो आर्टिस्ट के लिए ग्रेटिफिकेशन रुक जाता है, काम करना रुक जाता है, सब रुक जाता है, बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यार ये सब। राइट। यू नो, आपकी फिल्म में मेनली फीमेल कैरेक्टर्स हैं और बहुत ही पावरफुल फिल्म है ये विमेन की। हिंदी फिल्म्स में भी देखिए बहुत कम ऐसा बनता है, एक लापता लेडीज आती है, अभी एक फिल्म आई है अक्यूज जिसमें 2 लड़कियां हैं, आप लोगों ने ये फिल्म बनाई। ये ऐसी स्टोरीज जहाँ पे विमेन प्रोटैगनिस्ट आगे है, ये फिल्में बढ़ रही हैं या अभी भी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो? यार मुझे लगता है ये बड़ा मार्केट बेस्ड क्वेश्चन है। क्योंकि मराठी फिल्मों में तो हमेशा ही मतलब ये कोई नई बात नहीं है। तीखी जैसी फिल्म मराठी में बहुत ही मतलब स्त्री प्रधान या वुमेन सेंट्रिक, वुमेन लेड फिल्म नहीं है, मराठी में हमेशा से होती आई है। मुझे लगता है बंगाली में भी होते आई है, बिकॉज ये 2 कल्चर्स में औरतों को बहुत एम्पावरमेंट जोन से देखा जाता है, एम्पावरिंग जोन से देखा जाता है। मतलब मराठी औरतें अगर आप देखो तो बहुत कुछ कैसे कहें, बुझी हुई औरतें नहीं होती है, वो बड़ी स्ट्रांग औरतें, तलवारें लेके घूमती रहती है। मतलब कोयता लेके घूमेगी नहीं तो वो मुंबईकर कैसी। तो it's always been a part of our culture, and that I think somewhere shows down in the films as well. That is not happening in other cultures. और जिन कल्चर्स में औरतों को इस नजरिए से नहीं देखा जा रहा है, वो उनके एंटरटेनमेंट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। राइट। वाओ, that's very interesting. आपके हमारे हम सबके जीते जी आप मराठी सिनेमा को कहाँ देखना चाहती है? हाउ फार आर वी और हैव वी प्रोग्रेस नाउ? बिकॉज आप यहाँ पे इतनी स्टोरीज है, महाराष्ट्र का कल्चर भी देख ले, लास्ट ईयर की सबसे बिगेस्ट हिट देखें तो छावा वाज वन ऑफ हिंदी सिनेमाज बिगेस्ट हिट, इट इज महाराष्ट्र स्टोरी। हम मराठी सिनेमा अभी रितेश शिवाजी महाराज की फिल्म बना रहे हैं, अभी इज मराठी सिनेमा मूविंग इन अ गुड डायरेक्शन कि बहुत काम बाकी है? नहीं, क्या होता है, फेजेस रहते हैं, करेक्ट। बीच में एक फेज आ गया था जब मराठी वाज डूइंग एक्सेप्शनली वेल। जी हाँ। उसके बाद क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, जब अच्छा फेज आता है ना, हम कहीं तो जो अपना कंपस होता है वर्किंग का, बिकॉज अ सर्टेन थिंग इज वर्किंग, वी गेट टेम्प्टेड टू शिफ्ट आवर नीडल टुवर्ड्स व्हाट्स वर्किंग, लेट्स डू। आप कहीं तो अपने इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो और फिर वही मेकर्स कभी कभी गलत फिल्म भी बना लेते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये ना भूलें कि आपकी इंटीग्रिटी क्या है, आप किन फिल्मों से हमेशा जुड़ना चाहेंगे। तो ये प्रॉब्लम हर इंडस्ट्री में हो रहा है, और हर इंडस्ट्री में बाय फेज एक बहुत अच्छा पीरियड निकलता है, फिर एक लल आता है, क्योंकि एक हिट हो जाती है, उसको इंस्पायर होके फिर ऐसी टाइप की टेम्पलेट की फिल्में बन रही हैं, फिर वो वर्क नहीं करती है, फिर एक लल फेज आता है, फिर लगता है नहीं यार कुछ अलग सोचो फिर उसमें से कुछ अलग आता है। तो ये जो पावरफुल फिल्म मेकर्स हैं, उन्हें हमेशा इस बात का माइंडफुल रहना चाहिए कि ट्रेंड को ना अपनाते हुए जो उनकी ओरिजिनलिटी जो है, उनका जो थॉट प्रोसेस है, हमेशा आपको उसी से जुड़ के रहना है, तो ही आप कंसिस्टेंटली अच्छी फिल्में दे पाएंगे। और ऐसी सोच अगर हर फिल्म मेकर रखे तो लल पीरियड कैसे आएगा? बिल्कुल। कितना ये ऑफ कोर्स ये हर एक का पर्सनल डिसीजन है टू स्टे रूटेड टू योर कल्चर। आप अगर आपका चॉइस है, बाय चॉइस आप मराठी फिल्म कर रहे हो, यू वांट टू बी रूटेड टू दिस कल्चर, it's someone personal choice if they want to go completely Hindi and if they want to God knows go anywhere in the world। आपका क्या डिसीजन था कि मुझे ये कल्चर से जुड़े रहना है और मराठी फिल्में भी करूंगी और हिंदी भी करूंगी और बाकी भी करूंगी? मतलब काम तो काम है ना। जैसे मैंने जो तीखी फिल्म भी बनाई है वो मराठी भाषा में जरूर है, लेकिन फिल्म सिर्फ मराठी लोगों के लिए नहीं है ना। तो लैंग्वेज डजंट मैटर। मेरे लिए आज
मुझे लगता है कि बिकॉज आई एम अ महाराष्ट्र, मेरी मातृभाषा मराठी है, और मुझे ऐसी कहानियां पसंद हैं, तो मेरे लिए मराठी में एक ऑब्वियस चॉइस हो जाता है। मुझे नहीं पता हिंदी में इतनी रूटेड फिल्में एक्सेप्ट होंगी या नहीं होंगी। जिस दिन होंगी शायद मैं हिंदी भी बना लूं। करेक्ट। हिंदी में अभी भी थोड़ा सा एक लार्जर देन लाइफ, ये सारी चीजें चलती हैं, चलनी भी चाहिए। मुझे लगता है वो चीज चल रही है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसी जो रूटेड फिल्में हैं उसे अभी भी अपनी फुटिंग बनानी है हिंदी के लिए, और जो प्रोड्यूसर के लिए कमर्शियली वायबल भी हो। अच्छी फिल्में बना के, एक अच्छी फिल्म बना के अगर आपकी कमर ही टूट गई तो फायदा क्या है? तो वो मुझे लगता है एज अ प्रोड्यूसर भी आपको वो ढूंढ निकालना है। जैसे हमने ये फिगर आउट किया है कि ये हमें ऐसी फिल्में बनानी है, मराठी में भी बन रही है ना, 10-10, 15-15 करोड़ की फिल्में तो मराठी में भी बन रही है, लेकिन हम जानते हैं कि हमें बनाते जाना है, ये वन फिल्म वंडर नहीं है, तो हम बिल्कुल टाइट खेलेंगे। तो ये तो ये थॉट प्रोसेस हिंदी में भी होना चाहिए, उसकी माउंटिंग, वो जो फॉर्मूला क्रैकिंग है वो अगर हिंदी में भी हो जाएगी ना, तो ऐसी इंडिपेंडेंट फिल्में अभी आज बूम भी है, ऑल्दो इट्स नॉट हिंदी, बट ऐसी फिल्में बन रही हैं। राइट। लास्टली, you know, it's very interesting to listen to you because you're not negative about anything. You know, बहुत सारे टीवी एक्टर्स का जब मैं इंटरव्यू करता हूँ, जब उनका टीवी फेज चला गया है, they only talk negative about टीवी, कि टीवी maybe everybody have gone through it and work culture, वो टाइम पे बहुत मुश्किल था, एक मशीन जैसे सब काम करते थे, but everybody is quite negative when they finish that phase. You are not negative about that phase. What makes you, either are you that person who just don't want to just talk and bitch about something that has happened in the past, and or just you believe it's not a good thing to do that? If I have to answer this question honestly, मैंने हिंदी में कोई ड्रामा सीरीज नहीं करी है, बराबर, मैंने कोई सास बहू वाली सीरियल करी नहीं है जी। तो वो ग्राइंड वाकई बहुत मुश्किल होता है। मतलब my heart goes out to all those artists, all my brothers and sisters out there. It's not easy. Right. हाँ, मैंने डेली फॉर्मेट किया है, लेकिन वो कॉमेडी में किया है, और बहुत लंबे मतलब 4-4, 5-5 साल चल रहा है, ऐसा भी कोई काम नहीं किया। मतलब मेरी मे आई कम इन मैडम, जिसकी वजह से मैं बहुत जानी जाती हूँ, क्या 1.5-2 साल तो चली थी वो, उसका मैं आज भी खा रही हूँ। तो मैंने हिंदी में जो काम किया है वो एक तो कॉमेडी में किया है, और बहुत लंबे शोज नहीं किए हुए हैं मैंने, इसलिए मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस। तो मेरी नेगेटिविटी वहां से भी नहीं आती, क्योंकि मैं एक्चुअली वैसी झुलसी हुई नहीं हूँ जो ये बेचारे सारे जो मिक्सर ग्राइंडर से बाहर निकले हुए हैं। तो वो है। और दूसरी बात ये है कि लाइक आई सेड, आई वाज वेरी लकी कि मेरे पास एजेंसी थी मना करने की। वो मुझे बुरा लगता है उन आर्टिस्ट के लिए कि जो बार उन्हें ये करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास वो एजेंसी ही नहीं है। आइदर एजेंसी नहीं है या करेज नहीं है। बिल्कुल। और करेज कहना बहुत गलत है, हालात वैसे होने चाहिए, पर्सनल हालात वैसे होने, क्योंकि मैं भी उस वक्त वहां पे थी कि हालातों की वजह से मुझे ये कंटिन्यू करना पड़ा। तो मैंने हर चीज चखी हुई है अपनी जिंदगी में। और इसका क्या ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन है आपके ये कैरेक्टर में ही ले लो, जो वो काम कर रही है, जो चैलेंजेस वो फेस कर रही है, व्हाट अ ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन इट इज। या थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपसे बात करके। एंड प्लीज बताइए लोगों को आपकी फिल्म के बारे में, और यू नो उन्हें क्यों देखनी चाहिए तिघी। तिघी मराठी फिल्म जरूर है, लेकिन एक माँ और 2 बेटियों की कहानी है, और मुझे लगता है किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी ह्यूमन रेस में ये रिश्ता जो है वो सबसे अपीलिंग रिश्ता है। इसलिए इसे एक सिर्फ मराठी फिल्म के नज़र से ना देखते हुए इसे एक अच्छी फिल्म की नज़र से देखें। आप जिस भी स्क्रीन में जाएं, इस वक्त चल रही है, पता नहीं कब रिलीज होगी या इंटरव्यू तब तक रहेगी या नहीं, लेकिन सबटाइटल्स हैं, तो आपको फिल्म से जुड़ने में आसानी रहेगी। और अगर ये फिल्म छूट भी जाए आपसे थिएटर में, तो आप OTT पर देखें, क्योंकि अच्छी फिल्म लोगों तक पहुंचनी चाहिए, बस इसी के लिए ये सब चल रहा है। Great, thank you so much. Thank you so much, absolute pleasure. Hi, my name is Neha Paintsey and you're watching this interview on Bollywood Hungama.